अपना चैनल। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें और चुनाव से संबंधित खबरें भी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के इटावा में करेंगे जनसभा। अयोध्या में पीएम रामलला के दर्शन और पूजन के बाद करेंगे रोड शो। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तो राजनाथ सिंह ने कडप्पा में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में की रैली। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर घिरी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कई सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। सीएम योगी ने सपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार को बताया अति निंदनीय। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली एक बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में 35 नक्सलियों को ने किया सरेंडर। नक्सलियों ने हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में जताया विश्वास। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी। पुंछ में कल वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान हुआ था शहीद। और खेल की खबरों में आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी टक्कर, तो दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस और इस समय हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दंतेवाड़ा में 35 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लोन वर्राटू घर वापस आइए अभियान का ये असर है। ये एक अभियान का नाम है लोन वर्राटू। तो ये ब्रेकिंग न्यूज की पुलिस की अपील का माओवादियों पर यह बड़ा असर पड़ा है, व्यापक असर पड़ा है और 35 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। हिंसा की राह को छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में अपना विश्वास जताया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की इसे एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि इतनी संख्या में करीब 3 दर्जन 35 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सरेंडर कर दिया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। लोन वर्राटू ये उसी अभियान का नाम है जिसमें घर वापस आइए, ये अभियान का नाम है जिसका ये असर हुआ है। तो पुलिस की अपील का ये माओवादियों पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है और उसी के तहत इतनी भारी संख्या में ये आत्मसमर्पण किया गया है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उन्हीं 35 नक्सलियों 35 माओवादियों की, जिन्होंने सरेंडर किया है, घर वापसी की है, आत्मसमर्पण करके लोन वर्राटू अभियान के तहत ये सभी घर वापसी कर रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, सरकार के लिए कि इतनी संख्या में, इतनी भारी संख्या में वो वापस आकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। सरकार इस तरह की योजनाएं चलाती है जिसमें जो इस तरह के लोग घर वापसी करते हैं तो उनको आम माफ़ी के साथ साथ उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाती है। तो सरकार के इसी अभियान के तहत, सुरक्षा बलों के इसी अभियान के तहत ये करीब 3 दर्जन यानी कि 35 माओवादी नक्सली जो हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ महिला माओवादी भी हैं, पुरुष माओवादी भी हैं और महिला माओवादी भी इसमें शामिल हैं।
जिन्होंने ये आत्मसमर्पण किया है। तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, सुरक्षा बलों की कामयाबी, सरकार की कामयाबी। हम जानते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये एक बड़ी कामयाबी ज़रूर इसे कही जाएगी कि जिस तरह से इतनी भारी संख्या में माओवादियों ने, नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हाल के दिनों में इतना बड़ा सरेंडर कम ही देखने को मिला है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये इतना बड़ा सरेंडर किया है। तो लोन वर्राटू ये वो अभियान है जिसके तहत के नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है, जिसमें कि उनका पुनर्वास है और उनको सुरक्षा है वो देती है सरकार। और लोन वर्राटू योजना के तहत नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। करीब करीब 3 दर्जन नक्सली आप कह सकते हैं, जिन्होंने कि लंबे समय बाद इतनी भारी संख्या में सरेंडर किया है सुरक्षा बलों के सामने। सोमेश पटेल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सोमेश, सबसे पहले ये जो 35 भारी संख्या इसको कही जा सकती है, काफी लंबे समय बाद इतनी भारी संख्या में माओवादी नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है। सोमेश, चंद आपको जरूर बताना चाहूंगा, कैमरा टेढ़ा है। सोमेश तक लगता है हमारी आवाज अभी पहुंच नहीं रही है और सोमेश से हम संपर्क जरूर स्थापित करेंगे। इस बीच हम आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां पर 35 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। सोमेश, आप तक आवाज आ रही है? सोमेश जी लालचंद जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इतनी भारी संख्या में ये सरेंडर तो काफी समय बाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। सोमेश जी लालचंद, आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तो कहीं ना कहीं जो माओवादी है, जो बस्तर का क्षेत्र है, उन इलाकों में भारी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और इस इलाके में लगातार जो नक्सली अपना खौफ इस इलाके में बताते रहे, तो आज जिस तरह से दंतेवाड़ा क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पिछले लंबे समय से जो इस इलाके में जो वन वर्राटू का जो अभियान है, इसके तहत यहाँ पर 35 नक्सली सरेंडर किए हैं। लगातार जो उस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी, लोकतंत्र के महापर्व में जिस समय पहले चरण का मतदान हुआ था, तो नक्सलियों का दहशत भी उस इलाके में लोगों को ये कहा जाता था कि आप मतदान ना करें, लोगों के द्वारा बताया जाता था। लेकिन लोगों ने उस इलाके में जमकर मतदान किया। जो नक्सली दहशत फैलाने का प्रयास भी करते थे, वो उस इलाके में दहशत भी कम हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण। सोमेश, आपसे खास तौर पर मैं चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को भी ये जरूर बताइए, अभी हाल में भी वहां पर झड़प हुई थी नक्सलियों के साथ, अभियान चलाया गया था। ये जो लोन वर्राटू अभियान है, इसके तहत सरकार की तरफ से क्या कुछ इस तरह से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दिया जाता है? क्या कुछ गारंटी दी जाती है? उनके लिए क्या सुरक्षा दी जाती है? जी, लोन वर्राटू जो अभियान है, छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी के लिए अभियान चलाया है। जो माओवादी सरेंडर होते हैं, माने जो जिनके ऊपर तमाम तरह के जो नक्सल के आरोप रहते हैं, जो नक्सल गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो जो सरेंडर होते हैं, उनको मकान, नौकरी, पैसा, तमाम तरह की सुविधा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वहां के जो स्थानीय लोगों को उनको ये भी समझाया जाता है कि आप यहाँ पर आके जुड़े, और लोन वर्राटू जो अभियान है, इसके तहत लोगों को इन सारी चीजों की सुविधा मिलती है। जी लालचंद। सोमेश, ये एक बड़ी संख्या में जो सरेंडर हुआ है, इस पर क्या वहां पर कोई प्रतिक्रिया आई है जिन्होंने सरेंडर किया उनकी तरफ से भी, कि उन्होंने किस बात से प्रेरित होकर के ये सरेंडर किया है और मुख्यधारा में वो शामिल हुए हैं? कुछ समय जब हम बस्तर में चुनाव कवरेज कर रहे थे, तो
हजारों की तादाद में जो वहाँ के लोग थे और जो मौदी जो इलाका था, उस इलाके में जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, जो सरेंडर जिन नक्सलियों ने किया था, उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया कि आज हम लॉन जो राटू अभियान है, इसके तहत हमको लाभ मिल रहा है। सरकार के जो यहाँ पर जो स्कीम योजना थी, इनको लाभ मिल रहा है। तो साफ तौर पे उन्होंने बताया कि आज पहले जिस धारा में पहले वो मौदी थे, तो कहीं ना कहीं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज जिस तरह से सरकार उनको फायदा दे रही है, तमाम योजना का लाभ दे रही है, उनको शिक्षा की ओर बढ़ावा दे रही है, स्कीम का लाभ मिल रहा है, मेडिकल का लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। जी, जिस तरह से सोमेश, मुझे याद है अभी कुछ ही हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया था कि अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम वहां पर नक्सलियों पर जो है वो बहुत मजबूती से काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसको अपनी तरफ से एक उपलब्धि के तौर पर रखेगी कि हमारी देखिए डबल इंजन सरकार आई तो किस तरह से हम नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको बहुत सारे लोगों को मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं। आपने साफ तौर पे देखा होगा कांकेर के इलाके में कुछ दिन पहले 29 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ था, फिर इसके बाद बीजापुर में इनकाउंटर हुआ। तो लगातार जो नक्सलियों को हमारे जवान मार गिरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, ये कहीं ना कहीं इन इलाकों में जाकर, मौदी क्षेत्र इलाकों में जाकर सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान, कोबरा के जवान, तमाम इस इलाके में जाकर इनको जो नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत उपलब्धि है। जी लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम खबरों पर ये बात करने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब खास तौर पर बात करेंगे चुनावी खबरों की। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम चुनावी खबरों की बात करेंगे, तो अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अब से कुछ ही देर बाद आज शाम में थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर हैं। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। तो वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर इस चरण में मतदान होगा। तो प्रचार के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। पीएम आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में जनसभा कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचेंगे, जहां वो हरगांव स्थित लेगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाम में प्रधानमंत्री प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचने वाले हैं। पीएम अयोध्या में श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर रामनगरी अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। मुस्लिम पक्ष के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने भी पीएम के दौरे को लेकर खुशी जताई है। इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी की सफलता की भी कामना की। हम चाहते हैं कि अयोध्यावासी भी बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल जो है 10 साल बड़ा बेहतर रहा
और आने वाला दिन भी जो है प्रधानमंत्री स्वयं बन के दोबारा फिर आवे। आज जो है हम भी खुश हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम फूलों से करें। तो प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश में और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आंध्र प्रदेश में, जहां उन्होंने धर्मवरम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। ये वादा खिलाफे की जगन सरकार है। उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। मैं पूछने आया हूं लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक विशाल जनसभा की। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधियों के साथ चलने वाले लोग हैं। नड्डा ने देश में पिछले 1 दशक में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। जंगलों में होने वाला उत्पाद, उसके लिए वन के दृष्टि से एमएसपी में कवर करने का पहले आपके सिर्फ 10 आइटम कवर होते थे, 10 आइटम। आज 90 आइटम, 90 तरीके के जंगल के प्रोड्यूस आज आपको एमएसपी में खरीदारी हो रही है, एमएसपी में खरीदारी हो रही है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, देश बहुत आगे निकल गया 10 साल में। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी, छलांग लगा के आज 5वें नंबर पर आकर के खड़ी हो गई, 5वें नंबर। और विपक्षी नेता भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के सुजापुर में जनसभा को संबोधित किया और खड़गे ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और अब उत्तर प्रदेश से एक विवाद की खबर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में सपा के बहुत से कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मैनपुरी के करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लगा दिया। यह घटना सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने सपा कार्यकर्ताओं की इस हरकत को अत्यंत निंदनीय बताया। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर चढ़कर इन्होंने उसे कलंकित करने का काम किया, उसे निश्चित रूप से ये निंदनीय है। महाराणा प्रताप जी ने जो हमेशा देश के लिए संघर्ष किया और मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे झुकने का काम नहीं किया और देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन लगाया। इस प्रकार के राष्ट्रनायक का अपमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये राष्ट्र नायकों का अपमान भी समाजवादी करने से पीछे नहीं हट रही है। खबर कर्नाटक से। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रज्वल रेवन्ना केस में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा
कि कांग्रेस को डर था कि वो वोकालिंगा वोट खो सकती है और इसीलिए लोकसभा चुनाव का पहला चरण खत्म होने तक वो चुप रही। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना मामले पर आगे बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय गृह मंत्री के वक्तव्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की खबरों में भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसमें 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराया, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से भी अवगत कराया। तो 24 की चुनौती में आज के लिए इस समय के लिए फिलहाल इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। आगे की खबरों में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को बड़ा झटका लगा है। पूनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। पूनिया ने मार्च में सोनीपत में आयोजित नेशनल ट्रायल्स के दौरान डोप सैंपल नहीं दिया था। 10 मार्च को नाडा ने बजरंग पूनिया से अपना सैंपल देने को कहा था, लेकिन बजरंग ने ऐसा नहीं किया। नाडा की यह कार्रवाई इसी का नतीजा मानी जा रही है। तो नाडा ने यह कार्रवाई की है बजरंग पूनिया पर, क्योंकि आप जानते हैं कि नाडा के जो प्रावधान है उसके मुताबिक अपना सैंपल देना होता है डोप टेस्ट के लिए कि क्या किसी भी तरह की कोई दवाई, अतिरिक्त दवाई, कोई अतिरिक्त रसायन वो लेते हैं, क्या अतिरिक्त कोई केमिकल, कोई दवाई लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं। तो वो उन्होंने नहीं दिया था सैंपल, तो उसी के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बजरंग पूनिया जो कि पहलवान है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। हमारे संवाददाता गौरव जुड़ेंगे इस पर और हम इस पर उनसे बात करेंगे। तो बजरंग पूनिया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है नाडा की। बड़ा झटका बजरंग पूनिया के लिए इसे कहा जा सकता है। और नाडा ने जिस तरह से अस्थाई, फिलहाल ये अस्थाई तौर पर ही निलंबित किया है बजरंग पूनिया को, जो उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि सोनीपत में ट्रायल्स के दौरान बजरंग पूनिया ने अपना डोप सैंपल नहीं दिया था और साथ ही ट्रायल्स में बजरंग का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा था। ये भी एक बड़ी बात है। बजरंग पूनिया हाल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं, लेकिन अब जब उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उनके लिए एक बड़ा झटका है। तो जाहिर सी बात है कि बजरंग पूनिया अब आगे फ़िलहाल जब तक इसमें क्लीन चिट नहीं हो जाती, तब तक बजरंग को आगे के जो प्रतियोगिताएं हैं, आगे के जो टूर्नामेंट हैं, उसमें बजरंग प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा झटका। और बजरंग पूनिया जिस तरह से प्रदर्शन करते रहे हैं, उसमें ज़रूर ये भी बात कही जा सकती है कि भले ये बजरंग पूनिया के लिए तो झटका है ही, लेकिन भारतीय कुश्ती के लिए भी इसे एक झटका कहा जा सकता है। गौरव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, ये सोनीपत में क्या कहकर बजरंग पूनिया ने अपना डोप टेस्ट के लिए सैंपल नहीं दिया था? उनका क्या कहना था, क्या तर्क था उनका, क्यों नहीं दिया?
जी लालचंद, इस पूरे वाक्य को बताते हैं कि 10 मार्च को ओलंपिक के लिए ट्रायल्स हुए थे, जिसमें कि बजरंग पूनिया का जो जब ट्रायल्स हुआ था तो उसमें वो अपने मुकाबले जो है वो हार गए थे। और जब खिलाड़ी हार की निराशा से होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा निराश थे, क्योंकि जिस तरह से उनके पीछे जिस तरह से पूरा एक कहना चाहिए कि जिस तरह की उनकी तैयारी थी, उस तैयारी को लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि वो कम से कम ट्रायल्स जो है वो उसमें वो ज़रूर निकाल लेंगे, लेकिन उस हार से वो काफ़ी निराश थे। और जब उनकी वो जो निराशा थी वो उनकी झुंझलाहट थी कहीं ना कहीं, और उस झुंझलाहट में वो उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे बोला गया था कि आपका डोप का जो है टेस्ट होगा, उस वक्त उन्होंने डोप टेस्ट देने से साफ इनकार कर दिया था। और कहना चाहिए कि जो नाडा था उसको साफ तौर पे मना कर दिया था, और उन्होंने वहां से वो तुरंत निकल गए थे बिना डोप टेस्ट दिए। जिसके बाद नाडा ने उनको पिछले महीने की 10 तारीख को उन्होंने नाडा की तरफ से बजरंग पूनिया को एक खत जाता है, जिसमें उनको 14 दिन का समय दिया जाता है कि वो इन 14 दिन के अंतर्गत अपने आप को या तो नाडा के सामने खुद को लेकर के आएँ, या फिर नाडा के द्वारा जो टीम है जो डोप सैंपल कलेक्ट करती है वो उनके तक पहुंचेगी। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बार जो नाडा की जो टीम थी वो उनके सोनीपत स्थित आवास पे भी गई थी, जहाँ पे उनको डोप टेस्ट लेना था, लेकिन वहाँ पर भी बजरंग जो थे वहाँ पे भी वो मिले नहीं थे, और वहाँ पे भी नाडा की टीम को खाली लौटना पड़ा था। तो उसके बाद से ये जो प्रक्रिया थी ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, और इसको लेकर के अभी जो कहना चाहिए जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये खबर ये है कि बजरंग को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की जो बात है वो सामने है। लेकिन इसका तकनीकी पहलू लांछन मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई खिलाड़ी जो होता है जब डोप सैंपल देने से कतराता है या फिर वो एस्केप करता है या फिर वो नहीं देता है, तो उसका निलंबन जो होता है वो तकनीकी रूप से उस दिन से ही शुरू हो जाता है। तो एक तरह से क्योंकि बजरंग जो है वो लंबे समय से इस प्रक्रिया से बच रहे थे, वो अपना डोप टेस्ट नहीं देते, तो तकनीकी रूप से उन पर निलंबन जो है वो कहना चाहिए कि 10 मार्च से ही लागू है। लेकिन हाँ, लगता है कि बजरंग पूनिया ने खबर आई है वो ये है कि नाडा ने उनको अस्थायी तौर पे बजरंग पूनिया ने अपना नुकसान तो किया ही है, भारतीय कुश्ती का भी निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ नुकसान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो गौरव बता रहे थे कि किस तरह बजरंग पूनिया ने अपना सैंपल नहीं दिया और उसी के चलते उन पर यह कार्रवाई हुई। अभी इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डेली न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस चुनावी सफर में आज हम पहुंच गए हॉट सीट कहे जाने वाले हैदराबाद शहर में। बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ। देखते हैं क्या कह रहा है हैदराबाद का चुनावी मिजाज। मोदी जी के आने के बाद में परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं जीते। एक अलीजा खोटला डेवलपमेंट कर दिए तो हो गई क्या? बाकी के रोड आप देखिए वैसी है, गली कुछ नहीं है, सब वही है। हमारे मन में है कि जो पार्टी हमारे को अच्छा सुविधा दे उनको ही हम वोट देंगे ना। भारत में सुख शांति रहे और जो इसको अमन कायम रखे हम उसी नेता को वोट देंगे। बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। मैम जो करने वाला है कोई नहीं कर सकता मैडम। जमीनी हकीकत में सही काम करे, एमपी फंड से वगैरह सही काम हुआ। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार।